नौरा सुपर 50 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं विकास शर्मा सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। यहाँ पे आपके सामान्य विज्ञान का जो पेपर है, सामान्य विज्ञान जो विषय है, उसमें प्रत्येक टॉपिक के हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट जो प्रश्न है उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित परीक्षा में आने लायक इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बर्फ है, बर्फ का जो पिघलना है, बर्फ कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो पिघल करके कौन सी अवस्था में आ जाएगी? वो द्रव अवस्था में आ जाएगी। और द्रव अवस्था वाला जो जल है, पानी है, वो जब ठंडा होगा तो वापस कौन सी अवस्था में आ जाएगा? वो वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बर्फ का जो पिघलना है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बनता। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? ये भौतिक परिवर्तन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो क्रियाकारक है वो क्रियाफल में बदल रहा है और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बन जाता है। तो इस प्रकार से पहला जो प्रश्न है बर्फ का पिघलना, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन माना जाएगा? भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रथम दृष्टया हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर विकल्प आपके सामने देखिए, भौतिक, भौतिक, रासायनिक और रासायनिक। तो यहाँ पे लोहे में जंग लगना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और अनुत्क्रमणीय जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, रासायनिक, रासायनिक के। तो रासायनिक के साथ में कौन सा परिवर्तन माना जाएगा? अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा जो प्रश्न है आपके, वो है कागज के जलने पर क्या होता है। देखिए, जब कागज को जलाया जाता है तो कागज जब जलता है तो उससे क्या बन जाती है? राख बन जाती है। कागज की अलग प्रॉपर्टी होती है और राख की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो नया पदार्थ बन रहा है उसमें। तो हम क्या कहेंगे? कागज के जलने पर क्या होता है? केवल भौतिक अवस्था बदलती है क्या? नहीं, भौतिक अवस्था के अलावा और कुछ भी उसमें बदल जाता है। द्रव्यमान घट जाता है क्या? द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यह ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है? नहीं है। तो यहाँ पे कागज के जलने पर क्या होता है? कागज के जलने पर नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जब कागज को जलाया जाता है तो क्या बनता है? उसमें नया पदार्थ बनता है। और जब नया पदार्थ बन रहा है तो उसको हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इस प्रश्न को परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कागज कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, आजकल जो प्रश्नों का जो ट्रेंड चल रहा है, आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ चयन बोर्ड हो, प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो इस प्रकार का चल रहा है, कथन और कारण के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए किसी टॉपिक के बारे में आपको जब कंप्लीट डिटेल और नॉलेज होती है तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है, सभी उत्क्रमणीय होते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे ही भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा, पहला जो प्रश्न पढ़ा था, उसमें जो बर्फ जो थी वो किस में बदल रही है? जल में। और जल जो होता है वापस किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। तो इसको तो हम क्या कह सकते हैं? उत्क्रमणीय कह सकते हैं इसको। ठीक है। लेकिन जैसे मान लो एक कांच है, अब मान लो कांच टूट गया, तो कांच का जो टूटना है, अब कांच का टूटना वैसे तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उस टूटे हुए कांच से हम वापस वो कांच नहीं बना सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। इसलिए सभी अनुत्क्रमणीय होते हैं क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें नया पदार्थ हमेशा बनता है क्या? नहीं। तो अधिकांश उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये जो प्रश्न आपके भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही माना जाएगा? अधिकांश उत्क्रमणीय होते हैं, यानी अधिकांश जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके, नमक का पानी में घुलना क्या है। देखिए, जब आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और पानी में आपने उसमें नमक घोल दिया, तो नमक जब पानी में घुलता है तो उस घुले हुए पानी से हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वापस नमक को प्राप्त कर सकते हैं।
तो वापस जब हम उस नमक को प्राप्त करेंगे तो इसमें कौन सा परिवर्तन माना जाएगा? भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है, तो नमक का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, दूध से दही का बनना क्या है? देखिए, बहुत सिंपल और समझने वाला प्रश्न है कि दूध से दही का बनना, जब दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, तो जब दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन उसमें माना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है। मोमबत्ती के जलने में, ये देखिए यहाँ पे मोमबत्ती है, ये जल रही है मोमबत्ती यहाँ लो के साथ में। तो यहाँ पे दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती है हमारे को। एक तो क्या होता है कि ये जो मोम है, ये मोम क्या हो जाती है? यहाँ पे पिघल जाती है। ठीक है, और पिघलने के बाद में जब मोम वापस ठंडी होती है तो ये वापस मोम में ही परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। और इस मोम के अंदर ये जो धागा है, ये धागा क्या होता है? जलने के बाद में राख बन जाता है और उससे हम वापस धागा प्राप्त नहीं कर सकते। तो विचार कीजिए कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन है। इसके अंदर अकेला रासायनिक परिवर्तन तो है ही नहीं, अकेला भौतिक परिवर्तन भी नहीं है, और कोई परिवर्तन नहीं है ये भी नहीं मान सकते। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के इसमें परिवर्तन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पिछले पेपर में प्रश्नों में पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसमें दोनों ही परिवर्तन आपको लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है आपके, भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? भोजन किसके द्वारा पचता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, यानी पाचन तंत्र के द्वारा। तो जब भोजन पचता है, जैसे हम प्लांट से हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट का जब खंडन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और भी हमारे को अन्य न्यूट्रिशन उससे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भोजन का जो पचना है वो एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन माना जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वो जो कंपोनेंट में जो डिवाइड होता है उससे वापस भोजन नहीं बनाया जा सकता। तो सीधे सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि भोजन का जो पचना है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है कांच का टूटना कैसा परिवर्तन है। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये देखिए आप, एक जैसे मान लो सिंगल पहले एक कांच है, ठीक है, और जब ये कांच टूटता है तो कांच के टूटने पर क्या होगा? इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ पे ये कांच के बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब जब इन टुकड़ों को मिलाया जाएगा तो कांच वापस नहीं बन सकता। लेकिन इसमें क्या है कि एक कांच के जब 10 टुकड़े होंगे तो 10 के 10 टुकड़े कांच की प्रॉपर्टी के ही होंगे वो। तो कहने का मतलब उस टूटे हुए कांच से हम वापस उसको नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यह विकल्प में क्या है, 2 बार भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ आ गया। इसमें भी भौतिक है और इसमें भी भौतिक है। इसका मतलब रासायनिक तो नहीं होगा, उष्माशोषी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, उस टूटे हुए कांच से हम वापस ऐसा का ऐसा एज इट इज कांच नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कौन सा भौतिक परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, लकड़ी को काट करके छोटा करना। ये देखिए, ये पेड़ जो था यहाँ पे लकड़ी यहाँ तक था पहले, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी एक लकड़ी है, और इस कुल्हाड़ी की सहायता से आपने बीच में से इस पेड़ को काट दिया, इस लकड़ी को काट करके छोटा कर दिया। तो छोटा करने पर क्या हुआ? ये जो लकड़ी यहाँ तक थी इसका टुकड़ा टूट करके यहाँ पे गिर गया। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है, और उसकी भौतिक अवस्था ही केवल चेंज हो रही है, बाकी ऐसा कैसा है। तो लकड़ी को काट करके छोटा करना, इसमें कौन सा परिवर्तन आएगा? भौतिक परिवर्तन आएगा। देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा की तैयारी सीईटी की करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट में विज्ञान के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे छोटे से छोटा भी अगर कोई टॉपिक है, और उस टॉपिक के अगर हम 20 से लेकर के 30-40 क्वेश्चन तक अगर हम उसको करते हैं तो परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा।
जैसे हमने यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अभी उससे संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है। तो ये तो जनरली सबको पता है कि हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या बनता है नया पदार्थ, केवल जल ही बनता है क्या इसके अंदर, या केवल CO2 बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है, ग्लूकोज है। और साथ में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार से CO2 और ये ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज, C6H12O6 + O2, ये यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज बनता है। तो सीधा सा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है। 3 ऑप्शन हमने हटा दिए और चौथा ऑप्शन रह गया आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो स्टार्टिंग में एक तो जलना और एक पकना, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रश्नों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं। जैसे किसी को पूछा कि बताओ कि भोजन का, इसका फलों का पकना क्या है। अब डायरेक्टली प्रश्न आ गया कि फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है, स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि भाई रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जैसे यहाँ पर विकल्प देखेंगे तो क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन, इसको तो क्रॉस कर देगा, भाई भौतिक परिवर्तन तो है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ फिर भौतिक परिवर्तन, इसको भी क्रॉस कर देगा। अब आपके सामने यहाँ पे रह गया 50-50 रह गया। तो यही प्रश्न जो है आपको अटेम्प्ट करने, यहाँ लिखा हुआ धीमा रासायनिक परिवर्तन और तेज रासायनिक परिवर्तन। तो फल जो पकते हैं वो धीरे धीरे प्रक्रिया के माध्यम से पकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, धीमा रासायनिक परिवर्तन। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्रश्नों का जो संकलन आपके सामने है वो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के बदलते पैटर्न के अनुसार है। इसीलिए आप इस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके, जल का वाष्प में बदलना कैसी प्रक्रिया है। देखिए ये केटली है, इसमें पानी डाल करके आपने उसको गर्म किया और गर्म करने पर ये क्या बन गया, इसकी वाष्प बन गया। तो यहाँ पे जल जो है, ये जल को गर्म करने पर क्या बन रहा है, वाष्प बन रही है, ठीक है। और इस वाष्प को जब आप ठंडी करोगे तो ठंडी करने पर वापस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो जल से वाष्प का निर्माण होना और वाष्प से वापस जल का निर्माण होना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जल का वाष्प में बदलना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है या अभिक्रिया है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन में क्या बदल जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में क्या बदल जाता है। देखिए केवल आकार बदलता है क्या, नहीं। केवल अवस्था बदलती है, नहीं। केवल रंग बदलता है क्या, नहीं। तो फिर रासायनिक परिवर्तन में क्या बदलता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यहां से हम इसके डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं की संरचना बदल जाती है वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अणुओं की संरचना इसमें बदलना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, पटाखे का फटना। देखो पटाखे का फटना या पटाखे का विस्फोट होना, ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन माना जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब फटाके के अंदर जो बारूद होती है उसका जब विस्फोट होता है तो वो नया पदार्थ बन जाता है, धुएं के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है और उससे वापस वो फटाका या बारूद नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए फटाके का जो फटना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, चीनी का कैरेमल में बदलना क्या है। देखिए ये यहाँ पे आपके सामने चीनी का कैरामल है, चीनी का कैरेमल है। अब सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि चीनी का कैरेमल क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे चीनी या गुड़ जब हम लेते हैं
और उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये जो लिक्विड पदार्थ ऐसा जो बनता है यही क्या कहलाता है, कैरेमल कहलाता है। और इस कैरेमल के थ्रू हम वापस जो है वो चीनी प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए चीनी का कैरेमल बनना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन क्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में किस प्रकार से हम, भौतिक परिवर्तन हो नहीं सकता, यांत्रिक परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय परिवर्तन से कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल का बनना क्या है। देखिए सबसे पहला है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में तो क्या होता है कि जल जो होता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये तो है ही नहीं इस प्रश्न का। फिर आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में आए सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो भी नहीं आएगा, वाष्पीकरण भी नहीं आएगा। और दहन का मतलब क्या होता है, जलना, तो जलना भी नहीं आएगा। अब क्या बचा आपके यहाँ पे, संघनन। तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। तो बादल का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया या किस प्रकार का प्रक्रिया, ये संघनन की प्रक्रिया। और पढ़ा होगा आपने कि संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, पेट्रोल का वाष्पीकरण क्या है। अब यहाँ पे जो वाष्पीकरण शब्द है, तो वाष्पीकरण का मतलब क्या होगा, जब ये ठंडा होगा वाष्प बन करके जाएगा और वापस नीचे आएगा, ठंडा होगा तो वापस ही उसी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाष्पीकरण से आप पकड़ सकते हो कि इसमें पेट्रोल का जो वाष्पीकरण है वो किस प्रकार का परिवर्तन माना जाएगा, भौतिक परिवर्तन माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को पीट करके चादर बनाना क्या है। देखिए लोहे की कील को पीट करके चादर बनाना, ये यहाँ पे आपके सामने एक लोहे की कील है और उसको पीट करके एक चादर बना दी, ठीक है। अब ये लोहे का जो चादर बना हुआ है ये भी तो लोहा ही है, लोहे की कील की जैसी इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है और इस सीट से वापस हम क्या बना सकते हैं, लोहे की कील वापस बना सकते हैं। तो जब क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बनता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे लोहे की कील को पीट करके चादर बनाना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, दही का जमना किस कारण होता है, किस कारण से होता है। दही का जमना किस कारण से होता है। देखिए भौतिक शीतलन, पानी सूखने से, या तापमान बढ़ने से, या लैक्टिक अम्ल बनने से। तो सीधी सी बात है कि दही जो होता है उस दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से किसका निर्माण हो जाता है, दही का निर्माण होता है, दही बनता है। तो ये प्रश्न आपको देख सकते हो, दही का जमना किस कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। इसके पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन था, क्योंकि दूध से दही तो बन जाता है लेकिन दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो दही का जमना किस कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का क्या होता है। देखो सटीक आंसर कौन सा आएगा, जब बिना ऑप्शन देखे अगर आप उस प्रश्न का आंसर देते हो तो 100% उसका आंसर आपको सही जाने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का क्या होता है, देखिए ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है और ऊर्जा उत्सर्जित उत्सर्जित भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, हमेशा ही अवशोषित होती है क्या, नहीं होती हमेशा। हमेशा उत्सर्जित होती है क्या, हमेशा उत्सर्जित भी नहीं होती है। कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता क्या, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपके, अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा वो तो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी, और जिसमें अवशोषण हो जाएगा वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का क्या होता है, या तो अवशोषण हो सकता है या उसका उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है। देखिए जल होता है आपके H2, और इस H2O का जब आप विद्युत अपघटन करते हैं
विद्युत अपघटन का मतलब क्या हो गया, जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है, एक तो O2 में और एक H2 में। तो बिना ऑप्शन देखे जब आपने ये रासायनिक अभिक्रिया लिख ली तो अब आप इसके ऑप्शन देखिए। जल के विद्युत अपघटन से जलवाष्प बनती है, बर्फ बनती है, या भारी जल बनता है, या H2 और O2 गैस बनती है। तो यहाँ पे H2 और O2 गैस बन जाती है। तो जल के विद्युत अपघटन से क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। अगला प्रश्न, अंडे का उबलना कैसा परिवर्तन है। ये देखिए यहाँ पे प्लेट पे अंडे को उबाल करके रखा गया है। तो आप यहाँ पर इस अणुओं की संरचना देखिए। अंडे को उबालने से पहले उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, अंडे को उबालने के बाद उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, उसका जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा प्रोटीन मेल्ट हो गया, और उस मेल्ट वाले प्रोटीन से वापस हम वैसा एग नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते तो यहाँ पे आप देखिए उत्क्रमणीय भौतिक नहीं होगा, और यहाँ पे उत्क्रमणीय रासायनिक ये भी नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय भौतिक ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपके, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो प्रश्न का जवाब बिना ऑप्शन देके, अगर आपको पहले आ रहा है तो प्रश्न का जो आंसर है वो बिना ऑप्शन देके आप पहले करने की कोशिश करिए। अगला जो प्रश्न है, सभी रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो सभी रासायनिक परिवर्तन केवल ऊष्माक्षेपी होते हैं क्या, नहीं। केवल ऊष्मा शोषी होते हैं, ये भी नहीं होता है। बिना ऊर्जा के परिवर्तन हो जाता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सभी रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, या तो ऊष्माक्षेपी हो सकते हैं या फिर वो ऊष्मा शोषी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना क्या है। ये देखिए, समुद्र के अंदर सीधी सी बात है कि जो खारे पानी की जो झीलें होती है या समुद्र का जो पानी होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ का जो पानी है वो जब वाष्प बनकर के ऊपर उड़ेगा तो यहाँ पर नीचे क्या शेष रह जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। और समुद्री जल से नमक प्राप्त करना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक परिवर्तन का ये एक उदाहरण होता है। अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि जल का नमक में घुलना, जल का जल में नमक का घुलना, तो भी कौन सा परिवर्तन माना जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन होकर के क्या बनना, शराब बनना। विदाउट विकल्प देखे, विदाउट ऑप्शन देके आपको डायरेक्टली उसका आंसर सोचना है। पहले आपके पास में यहाँ अंगूर है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा शराब यानी एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, और उस एल्कोहल से हम वापस अंगूर का निर्माण नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, आसवन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। क्या आंसर हो गया आपके यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, मोम का पिघलना और फिर जमना क्या है। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसके पहले मैंने एक प्रश्न बताया आपको, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए, मोमबत्ती अगर जल रही है, मोमबत्ती का अगर जलना है तो वहां पे क्या लिखना है आपको, भौतिक प्लस रासायनिक, दोनों ही परिवर्तन बताने हैं मोमबत्ती के जलने में। तो अब विद्यार्थी जब इस प्रश्न को पढ़ेगा और उसके बाद वहां परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि मोम का पिघलना और फिर जमना क्या है, तो ये तो दोनों चीज एक ही हो गई। मोम एक बार तो पिघल रही है और मोम एक बार क्या हो रही है, जम रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब विद्यार्थी यहाँ पर क्या गलती करेगा, उसको पता है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। वो एक तो हो गया भौतिक और एक हो गया रासायनिक, जबकि यहाँ पर प्रश्न को क्राइटेरिया चेंज कर दिया, मोम का पिघलना और फिर जमना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि अपने ये पढ़ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन यानी वो संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं। द्रव्यमान घट जाता है, नहीं। द्रव्यमान शून्य हो जाता है क्या, नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, और लास्ट जो प्रश्न है इसमें, कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है। ये यहाँ पे आपके देखिए कोयला है, और कोयला जलने के बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, राख में परिवर्तित हो जाता है।
तो बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, कोयले से क्या बन रही है भाई, राख बन रही है, कोयले से राख बन रही है, और इस राख से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा तो उत्सर्जित हो रही है, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। और चूंकि राख से वापस कोयला नहीं बना सकते, इसलिए इसमें कौन सा परिवर्तन माना जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो कोयले का जलना कंप्लीटली क्या आंसर आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित 30 प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि साइंस विषय के छोटे से छोटे टॉपिक के भी, यानी प्रत्येक टॉपिक के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको सभी टॉपिक्स के यहाँ पर प्रश्न करवाने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और नोरा सुपर 50 डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैनल को यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली वीडियो को देखिए। धन्यवाद।